क्लास 12। आज हम हेनरी फ्योल के द्वारा दिए गए 3 प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, रेमुनरेशन। ये आपके चैप्टर 2 का पार्ट है। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, यह प्रिंसिपल हेनरी फ्योल के द्वारा दिया गया है। हेनरी फ्योल कहते हैं कि फर्म में 2 तरह के इंटरेस्ट होते हैं, इंडिविजुअल इंटरेस्ट और जनरल इंटरेस्ट। इंडिविजुअल इंटरेस्ट किसको इंडिकेट करता है? इंडिविजुअल इंटरेस्ट इंडिकेट करता है एम्प्लॉय के गोल्स को। अब एम्प्लॉय का क्या गोल है? एम्प्लॉय का गोल है उसको समय से सैलरी मिले, टाइमली उसको इंक्रीमेंट मिले। अब फर्म का क्या टारगेट्स है? फर्म के टारगेट्स होते हैं कि वो कस्टमर को रिटेन करके रखे और प्रॉफिट उसका इंक्रीज करे। हेनरी फ्योल कहते हैं कि अगर दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, किसी तरह का मिसमैच होता है, तो फर्म इज सुपीरियर टू इट्स एम्प्लॉय। जो फर्म है वो एम्प्लॉय से सुपीरियर है। मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मैक्सिमम कोशिश करे कि दोनों के बीच में रिकॉन्सिलेशन करे, रिकॉन्सिलेशन ऑफ द गोल्स। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता तो ही शुड सेक्रीफाइस इंडिविजुअल गोल्स टू फॉर जनरल। वो इंडिविजुअल गोल्स को सेक्रीफाइस करके किसके लिए काम करेगा? कंपनी के गोल्स के लिए कार्य करेगा। अगर हम इस प्रिंसिपल को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करते हैं तो उसके क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं? एफिशिएंसी फर्म की इंक्रीज करेगी, क्योंकि सभी के सभी रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन किया जा रहा है, और बेटर कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छा है। अगर इस प्रिंसिपल को हम फॉलो नहीं करते तो क्या होगा? डिस्प्यूट अमंग वर्कर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। वर्कर्स और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में डिस्प्यूट होगा, स्ट्राइक्स होगी, लॉकडाउन होंगे, जिसके कारण कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज कर जाएगा और जो फर्म है अपने टारगेट से डेविएट कर जाएगी। अतः हमें इस प्रिंसिपल को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करना है। इस प्रिंसिपल को हम डायग्राम के माध्यम से भी दिखा सकते हैं कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो है वो नीचे है और जनरल इंटरेस्ट ऊपर है। आप बोर्ड के पेपर में जहाँ पॉसिबल हो वहाँ डायग्राम जरूर बनाइए, क्योंकि डायग्राम बनाने से थोड़ा आपका जो आंसर है वो अट्रैक्टिव होगा और उसमें नंबर भी आपको अच्छे मिलेंगे। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ये प्रिंसिपल हेनरी फ्योल के द्वारा दिया गया है। सबसे पहले हम इसका मीनिंग जान लेते हैं कि सेंट्रलाइजेशन किसे कहते हैं और डिसेंट्रलाइजेशन किसे कहते हैं। सेंट्रलाइजेशन मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी एट द टॉप लेवल। अगर सारी की सारी अथॉरिटीज टॉप लेवल के पास होती हैं तो उसे हम सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी एट लोअर लेवल्स। अगर अथॉरिटीज को लोअर लेवल को डेलीगेट कर दिया जाता है तो उसे डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। हेनरी फ्योल कहते हैं कि हमारी फर्म में ना ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन हो ना ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन, दोनों के बीच में बैलेंस होगा। अगर बैलेंस रहेगा तो फर्म जो है वो स्मूथली काम करेगी। अगर सारा का सारा अथॉरिटी हाई लेवल के पास हो तो वर्कर्स को क्या प्रॉब्लम आएगी? डिले इन वर्क, उनका काम जो है वो पेंडिंग रह जाएगा, जिससे क्या है रिसोर्सेज का वेस्टेज होगा। उन्हें हर काम के लिए अपने मालिक के पास जाकर पूछना पड़ेगा, तो क्या होगा? जब तक मालिक फोन नहीं उठाएगा तो तब तक वो काम रुका रहेगा और कस्टमर उठ के चला जाएगा। तो देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इसी तरह डिसेंट्रलाइजेशन, अगर हम सारी की सारी अथॉरिटीज को डेलीगेट कर देंगे तो क्या होगा? जो वर्कर्स हैं वो मालिक बन जाएंगे, उनकी गोल्स में कन्फ्लिक्ट होगा आपस में, और जिसके कारण कंपनी का गोल सफर करेगा। तो देयर शुड बी अ बैलेंस, दोनों के बीच में मैच होना चाहिए। ना ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन अच्छा है ना ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन अच्छा है। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है मोर डिसेंट्रलाइजेशन देन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के पास डिसेंट्रलाइजेशन के लिए ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि उनके यहाँ ज़्यादा वर्कर्स हैं, ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, तो इसलिए वहाँ पर ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन होता है इन कंपैरिजन टू स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आप देखते हैं रिटेल शोरूम में इतना
डिसेंट्रलाइज नहीं होता, पर एक बिग कंपनी में जहाँ 3-4 हज़ार एम्प्लॉयज़ होते हैं वहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन हायर लेवल पर होता है। अब इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हैं? अगर हम इसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करेंगे तो डिसीजन कैसे होंगे? क्विक होंगे। अब जैसे एक विलेज में क्या होता है, जो भी उसके रेजिडेंट्स हैं, जो भी वहाँ रहने वाले लोग हैं, वो मिलकर कुछ लोगों को पंचायत का मेंबर चुन लेते हैं। अब ये जो मेंबर्स हैं उस गांव की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हैं। तो क्या हुआ, जो प्रॉब्लम जो है वो आसानी से सॉल्व हो गई। तो इन इंडिया पंचायत में के पास ज़्यादा पावर्स हैं कि वो अपने लेवल पर ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेती है, जो उनका टाइम जो है वो वेस्ट नहीं होता। अगर इसको हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो नहीं करते तो डिले इन डिसीजन मेकिंग में क्या होगा? डिले होगा। मिस यूज ऑफ अथॉरिटी कैसी होंगी? मिस यूज होंगी। हम अपनी अथॉरिटीज को मिस यूज करेंगे तो नेचुरली क्या है, उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा और फर्म सफर करेगी। अतः हैंडी फ्यूल सेड कि वी शुड फॉलो सेंट्रलाइजेशन एज डिसेंट्रलाइजेशन इन अ बैलेंस्ड वे। हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उसे बैलेंस वे में फॉलो करना। इस प्रिंसिपल को हम डायग्राम के माध्यम से दिखा सकते हैं। जैसे सेंट्रलाइजेशन में सारी की सारी पावर्स किसके पास हैं? कंपनी के सीईओ के पास हैं। और डिसेंट्रलाइजेशन ने उसने ये पावर मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल को डेलीगेट कर दी है। रेम्युनरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न, दैट इज सैलरी और वेजेस टू द एम्प्लॉय। ये प्रिंसिपल किसके द्वारा दिया गया? ये प्रिंसिपल हेनरी फ्यूल के द्वारा दिया गया। हेनरी फ्यूल कहते हैं कि हमें अगर अपने एम्प्लॉयज़ को रिटेन करके रखना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में तो हमें क्या करना होगा? हमें उन्हें टाइमली पेमेंट देना होगा, उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग देना होगा, उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग देना होगा और जिस सिटी में रहते हैं उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग से मैच करना चाहिए। अगर ये तीनों फैक्टर्स उसको सेटिस्फाई करते हैं तो वो आपकी कंपनी में रिटेन रहेगा, अदरवाइज वो कंपनी छोड़कर चला जाएगा जैसे ही उसे नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये कैसे रीजनेबल होना चाहिए, फेयर होना चाहिए? ऑर्गेनाइजेशन की पेइंग कैपेसिटी से बाहर ना हो। ऑर्गेनाइजेशन की पेइंग कैपेसिटी से बाहर कब होगा? जब उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर बढ़ जाती है और उतना उसे प्रॉफिट नहीं हो पाता तो उसके लिए एम्प्लॉय क्या हो जाएगा? उस सैलरी उसके लिए बर्डन हो जाएगी कि वो अपनी एम्प्लॉयज को इतना पेमेंट नहीं कर पाएगा फ्यूचर में, तो नेचुरली क्या है, उसकी प्रोडक्टिविटी सफर करेगी। तो ही सेड कि रेम्युनरेशन कैसा होना चाहिए? फेयर टू बोथ एम्प्लॉयज एंड ऑर्गेनाइजेशन, रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मैच करना चाहिए। बड़े शहरों में आप देखते हैं हाउस रेंट अलाउंस ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू स्मॉल सिटीज। क्यों? कि बड़े शहरों में घर का किराया ज्यादा होता है। इट शुड नॉट क्रॉस द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म। पेइंग कैपेसिटी को क्रॉस नहीं करना, फर्म उसको अफोर्ड कर सके तभी उसको हायर करे। नेक्स्ट है पॉजिटिव इफेक्ट। अब ही सेड कि अगर आप इस प्रिंसिपल को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करते हैं तो क्या होगा? वर्कर कैसा रहेगा? सेटिस्फाई रहेगा और आपकी फर्म में बना रहेगा। सेकंड, बेटर रिलेशन ऑफ वर्कर्स और मैनेजमेंट में लड़ाइयाँ नहीं होंगी, डिस्प्यूट नहीं होंगे, लॉकडाउन नहीं होगा, स्ट्राइक नहीं होगी। तो क्या होगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो आपका डिक्रीज कर जाएगा और प्रॉफिट इंक्रीज करेगा, कस्टमर आपका बना रहेगा, तो बेटर रहेगा ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम इसको फॉलो नहीं करते तो नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है? वर्कर्स डिससेटिस्फाइड होगा, फर्म छोड़ के चला जाएगा, मोर वर्कर्स लेफ्ट द फर्म।